हम लोग आज 10 बजे वाला बैच के लिए 10:30 वाला बैच के लिए आज क्लास है। आज का टॉपिक है फ्रांस की क्रांति के चरण। फ्रांस की क्रांति के चरण। ठीक। फ्रांस की क्रांति को चरणों में क्यों बांटा गया है? किसी चीज़ को हम बताए थे, क्लास में बताते हैं कि चरणों में इसलिए बांटा है कि किसी भी घटनाक्रम में अगर लंबे समय तक चले और उसमें समय समय पर कोई बदलाव आए देखा गया है तो उसको समझने के लिए इतिहासकार उसको चरणों में क्या करते हैं, बांट के देखते हैं, ताकि पता चले कि किस समय क्या घटना घटी और किस समय क्या घटना घटी। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 से लेकर 1815 तक जो फ्रांस की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। इस दौरान हमने क्या देखा था? इस दौरान हम लोग देखे थे कि क्रांति के दौरान कई कुछ घटनाएं जो घटी कई स्वरूप में हुई थी। वहाँ पर मतलब कि उसके बहुत सारे रूपरेखा थे, उसके बहुत सारे चरण थे, ठीक है ना। तो फ्रांस की क्रांति जो कई चरणों में क्यों बटा है, तो फ्रांस की क्रांति के चरण क्यों बांटे गए हैं? तो फ्रांस की क्रांति को चरण इसलिए बांटा गया है कि 1789 से लेकर जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें कई समय समय पर कई प्रारूप उसके बदलाव देखे गए। तो बताए थे कि चरण में तभी बांटा था जब उसमें समय समय पर क्रांति के दौरान या घटना के दौरान कोई परिवर्तन हुआ है। उसी परिवर्तन को अलग अलग रेखांकित करने के लिए इतिहासकार कई चरण बांट देते हैं, ताकि इतिहास को या परीक्षार्थी को यह समझने में आसानी हो कि इसमें कई स्वरूप आए थे, इसके कई घटनाक्रम हुए थे, ये कोई भी घटनाक्रम कितने दौर से गुजरा है। तो प्रथम इसी को हम बताते हैं 1789 से लेकर 1815 तक कई चरणों में बटे हैं। जैसे पहला चरण, यानी हर चरण में कुछ ना कुछ नया नया घटनाएं घटी होंगी जो अगले चरण से अलग होगी, इसीलिए चरण माना गया। पहला चरण जो माना गया 1789 से लेकर 92 तक है। दूसरा चरण माना गया है 1792 से लेकर 95 या 94 तक कहीं लिखता है। तीसरा में माना गया 95 से लेकर 99 तक। चौथा में लिखा गया 99 से लेकर 1815 तक। 4 चरण चले हैं। इस चरण में हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र की बात होती है। इसमें क्या है, संवैधानिक राजतंत्र में क्या हुआ कि राजा भी है, राजा भी रहेगा, लेकिन राजा पर दबाव देने के लिए एक संविधान सभा बनेगा जिसका जिम्मा होगा राजा को कंट्रोल करना। दूसरा 92 से 95 में देखते हैं कि इस समय गणतांत्रिक व्यवस्था पर बल दिया गया, यानी जनता का चुना गया प्रतिनिधि देश को चलाएगा, तथा इसमें आतंक का भी राज कायम देखते हैं। मैंने कुछ आतंकी घटनाएं होती है, इससे मारकाट खूब उसमें होता है। तीसरा चरण में देखते हैं हम लोग जो 95 से 99 है, इस समय डायरेक्टरी का शासन है, 5 लोग मिलकर पूरे फ्रांस की विधि व्यवस्था को देख रहे हैं। और चौथे चरण देखते हैं नेपोलियन का उदय होता है, और नेपोलियन के माध्यम से पूरे फ्रांस को चलाए जाने की बात है। तो फ्रांस की क्रांति के कुल कितने चरण मनाए थे? 4 चरण। किस आधार पर मनाते हैं तो बता देना है कि फ्रांस क्रांति का आधार है कि जब क्रांति होती है तो बताया गया क्रांति के दौरान या घटनाक्रम के दौरान समय समय पर अगर उसमें बदलाव आता है, उसी बदलाव को अलग अलग काल में दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चरण में डालते हैं। ठीक, जैसे वैदिक काल आ जाओ, तो वैदिक काल में क्या था, 1500 से 600 चला, लेकिन देखते हैं कि 900 ईस्वी जब क्रॉस कर रहा है वैदिक काल, तो उसमें कुछ परिवर्तन आता है। जैसे कि लोहे का प्रयोग हो रहा है, कृषि की व्यवस्था हो रही है, मृदभांड नया नया बन रहा है। तो पिछले वाले काल से ये काल क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है। इसीलिए इतिहासकार उसको 2 भागों में बांटते हैं। ठीक ना, हर जगह उसी है। जैसे मराठा आ जाओगे तो वहाँ भी 2 पार्ट में है। क्यों 2 पार्ट में है मराठा? तो मुग़ल क्यों 2 पार्ट में है? तो एक है जो आरंभिक मुग़ल जो काफ़ी शक्तिशाली है, और बाद के मुग़ल काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए मुग़लों को भी 2 पार्ट में आता है, एक आरंभिक मुग़ल और एक पतनमुख मुग़ल। ठीक ना। तो किसी भी कालखंड में, किसी भी काल में या घटनाक्रम में कई परिवर्तन आते हैं, उसी परिवर्तन को दर्शाने के लिए क्या किया था, चरण बनाया जाता है। तो 1789 से लेकर 1815 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो 89 से लेकर 15 तक समाप्त हुई, इस दौरान हम क्या देखते हैं कि फ्रांस में कुछ अलग अलग घटनाएं घटी। उसी घटनाओं को 4 चरण में रेखांकित किया गया है। प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रथम चरण का मुख्य बिंदु क्या था, संवैधानिक राजतंत्र पर बल दिया गया था। दूसरा चरण का मुख्य बिंदु था क्या, गणतंत्र की स्थापना की बात की गई थी और आतंकवाद का राज हो गया था। तीसरा में क्या, डायरेक्टरी का शासन है जो 5 लोग मिलकर चलाएंगे। और चौथा में नेपोलियन का उदय है।
हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहला चरण। जब पहला चरण पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बास्तिल का किला का पतन किया जाता है, बताएंगे बास्तिल किला क्या था, पतन किया जाता है। राजा का पतन किया जाता है। तीसरा, नेशनल असेंबली बनता है जो राजा को नियंत्रण करेगा। चौथा, संविधान बना, फ्रांस के लिए पहली बार लिखित संविधान बना और उनको समानता स्वतंत्रता की बात की गई। इसी आधार पर मानवाधिकार की घोषणा की बात की गई, जैसे मौलिक अधिकार, आपको क्या मिलेगा, आपको संपत्ति की रक्षा करना है, अपने 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 जीवन की सुरक्षा कैसे करें, ये सब की बात हुई। उसका चर्च और पादरी को, चर्च, पादरी तथा कोई सामंतों को क्या किया गया, सामंतों की स्थिति को कमज़ोर किया गया। लास्ट में देखते हैं कि आते हैं तीसरे में क्या देखते हैं कि जो राष्ट्रीय सभा है, जो राजा को कमज़ोर करने के लिए बना है, वो उसकी महत्ता खत्म हो जाती है और उसकी जगह पर व्यवस्थापिका सभा आती है जो फ्रांस को चलाएगा। तो राष्ट्रीय सभा जो 1789 में गठन हुआ था, 1791 में आकर क्या होता है, इसका पतन होता है और 92 से इसका जगह व्यवस्थापिका सदस्य ले लेती है। यानी फ्रांस के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी पहले किसके पास था, राष्ट्रीय सभा के पास था, अब किसके पास आ जाएगा ये। तो पहला चरण में यही सब स्वरूप देखते हैं जो मेन स्वरूप था। अब आता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति का पहला चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला चरण में क्या देखते हैं। तो हम बताए थे कि पहला चरण चला था 1789 से 92 तक में। 1789 से 92 तक में क्या चला, प्रथम चरण चला है। ठीक, इसमें मुख्य बिंदु किस पर बल दिया गया, संवैधानिक राजतंत्र पर। ठीक ना, संवैधानिक राजतंत्र पर दिया गया। ठीक, हम देखते हैं कि पहला चरण में स्टेप स्टेप पर पढ़ेंगे हम लोग कि पहला स्टेप क्या हुआ था, उसके बाद स्टेप क्या हुआ, उसके बाद स्टेप क्या हुआ। तो पहला स्टेप जाते हैं फ्रांस की क्रांति में। यानी फ्रांस की क्रांति के जब चरण का अध्ययन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि 5 मई 1989 की बात, 1789 की बात है, 1789 की बात है। मुद्दा क्या था, कर लगाने को लेकर बताए थे कल क्लास में कि फ्रांस लगातार आर्थिक संकट में गहराता जा रहा था। तो आर्थिक संकट गहराता जा रहा था, तो उसी आर्थिक संकट को बचाने के लिए नेकर ने और तुर्गों ने कुछ नीतियाँ बताई थी सरकार को, लुई 16वां को। इस समय राजा कौन था, लुई 16वां था। उसको नीतियाँ क्या बताई थी कि आप जो विस्तार वर्ग है उनसे भी क्या लिया जाए, टैक्स लिया जाए। उनसे भी टैक्स लेने से क्या होगा कि जो जनता पर जो टैक्स का भार है वो कम होगा और सरकार के पास पैसे आएंगे, राजकोष भरेगा, उससे आर्थिक मंदी से छुटकारा पा लिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर जनरल स्टेट उस समय चलता था। जनरल स्टेट में क्या था, सुनो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते थे प्रतिनिधि सभा। तो क्या बताया, 5 मई 1789 को जनरल स्टेट्स की बैठक हो रही है जिसका नाम है हिंदी में प्रतिनिधि सभा। ये क्या था, किस लिए बैठक हो रही है, तो कर के मुद्दे को लेकर, कर को लागू करना था कि जो आर्थिक संकट के दौरान जो विस्तार वर्गों पर कर टैक्स लागू किया गया था और उनको टैक्स भरने से था, उसी को लागू करवाने से था कि उसको लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर जनरल स्टेट्स की क्या होती है, बैठक होने की बात आ रही है, जिसका 175 साल बाद क्या होगा, बैठक होगा। यानी 175 साल पहले जनरल स्टेट्स की बैठक नहीं हुई थी किसी मुद्दे को लेकर। राजा अपने माने कानून बना क्या करता था, पास कर देता, यही सिनारियो है। ठीक ना। और ये पेरिस के महल के पास ही इसकी बैठक हुई थी। यानी जहाँ राजा बैठता था उसी के महल के बगल में एक महल था, सभा भवन था, उसी सभा भवन में स्टेट जनरल की बैठक होती थी। ठीक ना। अब इस स्टेट जनरल के बारे में जानो क्या था, ये इसका क्या था, प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट बताए थे क्लास में, तीसरा स्टेट है। तो तीसरा स्टेट में आम लोग थे, प्रथम स्टेट में पादरी लोग थे, दूसरा स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे। ठीक ना। और पादरी लोग में बताए थे प्रथम स्टेट में पादरी, उच्च पादरी और निम्न पादरी, उच्च कुलीन और निम्न कुलीन। अब आओ, तो एक प्रतिनिधि सभा थी जिसका की जरूरत पड़ने पर राजा उसकी क्या बुलाता था, बैठक बुलाता था। यानी जब कोई मुद्दा, यही पहला स्टेप पढ़ना है कि एक शुरुआत किससे हो रही है कि देश आर्थिक संकट से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। उसी आर्थिक संकट से गुजरने से बचाने के लिए तुर्गों और मेकर ने बताया था कि विशेषाधिकार वर्ग से भी क्या ले जाए, टैक्स ले जाए। इसी को लागू करवाने के मुद्दे को लेकर प्रतिनिधि सभा जो थी, जो 175 साल पहले इसका कोई बैठक नहीं हुआ था, राजा ने इसको जरूरत समझा कि इसको बैठक बुलाई जाए।
अब इस व्यवस्था की प्रतिनिधि सभा के बारे में जानो, ये होता क्या था। तो कहा था कि प्रतिनिधि सभा में 3 स्टेट होते थे, प्रथम स्टेट के लोग, दूसरा स्टेट के लोग, तीसरे लोग। तीनों की अलग अलग बैठक होती थी। यानी पहले क्या था, जब भी ये बैठक होती थी तो इसकी अलग अलग बैठक होती थी, और अलग अलग बैठक थी, और अलग अलग लोग किसी मुद्दे पर अपना निर्णय देते थे। अलग अलग किसी मुद्दे पर अपना क्या देते थे, निर्णय देते थे, ठीक ना। बिल भी लोग अलग अलग पास करते थे अपना। प्रथम स्टेट अलग बनाता था, दूसरा स्टेट अलग, तीसरा स्टेट अलग। इसमें एक सबसे बड़ा खासियत क्या था, दिक्कत क्या था कि देखो, अब इसकी संरचना में आओ। संरचना में देखोगे कि जो प्रथम स्टेट था उसमें कुल सदस्य की संख्या 300 थी, दूसरा स्टेट में 300 था, और तीसरा स्टेट में 600 था। यानी कुल 1200 जो प्रतिनिधि सभा थी, 1200 प्रतिनिधि सभा में 600 किसके थी, तीसरे स्टेट थी। सेकेंड स्टेट के पास कितना सीट था, तीसरा। सेकेंड स्टेट की जब बैठक होती थी तो उसमें कितने लोग आते थे, 300 सीट। प्रथम स्टेट में भी कितने सीट थे, 300। तो सर्वाधिक सीटों के मामले कौन अधिक था, तो बोलना तीसरा स्टेट है। प्रतिनिधि सभा में 3 लोग की प्रतिनिधि सभा थी, पहला प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट, समझा। इस तीनों स्टेट में सबसे अधिक सीटें किसके पास थी, 600 सीट किसके पास थी, ये हमारे तीसरा स्टेट के पास थी। यानी आम वर्ग, गरीब वर्ग और मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग इसमें आते थे। और तीनों की अलग अलग बैठक होती थी किसी भी मुद्दे पर सुलटने के लिए, किसी मुद्दे पर अपना निर्णय देने के लिए। और सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या थी कि इसका सीट अधिक है लेकिन मत इसका एक होगा, इस संस्था का भी मत एक होगा, इस सेक्टर का भी मत एक होगा। इन्हें तीनों का, जैसे पादरी मान लो ये कोई विधेयक आया प्रथम स्टेट के पास आया तो 300 सीट है, 300 से मतदाता है, लेकिन उसका मत क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा। इसमें भी 300 लेकिन मत क्या माना जाएगा, एक। इसमें भी 600 लेकिन मत क्या माना जाएगा, एक है। तो कोई विधेयक पास होता पहले तो 2-1 से पास हो गया। मान लो कि ये भी पास कर दिया, ये भी पास कर दिया, ये लोग पास नहीं कर पाते थे क्योंकि मतदान क्या था, 1-1 का था। अरे समझा कुछ इसका मतलब था कि पादरी वर्ग 300 रहा सीट रहा, इसमें चाहे 400 रहा, ये लोग क्या कर, एक मत है। तो बताओ, तीसरे स्टेट में मतदाता की संख्या 600 थी लेकिन उनका मत क्या था, मात्र एक मत था। तो ये लोग क्या थे, कम सीट होते हुए इनका मत बराबर, तीनों का मत क्या था, बराबर था। तो हमेशा क्या होता था कि ये लोग अपने स्तर से क्या करते थे। अब इसमें होता क्या था कि तीसरा स्टेट हमेशा हार जाता था। कोई बिल पास राजा करता था तो प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट क्या करते थे, उस पर अपनी सहमति जता देते थे, और तीसरा स्टेट उस पर सहमति जता नहीं पाता था। इससे क्या होता कि कोई बिल क्या होता, इनके फेवर में चला जाता। यही अब तक होता आया था कि राजा, आज से करीब 150, 200, 300, 400 साल पहले एक प्रतिनिधि सभा बनी थी फ्रांस में। राजा को जब जरूरत पड़ता था तभी इन तीनों की बैठक बुलाता था, और तीनों की बैठक कैसी थी, अलग अलग। तीनों में सीट किसके पास अधिक था, तो बताओ, तीसरे स्टेट के पास था, लेकिन उसका मत क्या था, एक है। तो सीट बढ़कर भी उसका कोई वैल्यूएशन नहीं था। तो जब भी कोई विधेयक पर राजा को लगता था कि मतदान कराया जाए कि क्या सहमति, जब तीनों की अलग अलग बैठक करा करके तीनों की अलग अलग बैठक बुलाता था और तीनों में वो मुद्दा लिया जाता था, तो पता चलता था कि भविष्य में पहले, इसके पहले देखा गया था कि 2 स्टेट हमेशा पास कर देते थे। इसी से खार खाए थे कौन लोग, तीसरा स्टेट के लोग, कि हम लोग अधिक होते हुए भी हम लोग का मत क्या है, एक है। तो कि क्यों बुलाने की बात होती है, 175 साल पहले इसका बैठक नहीं बुलाई गई थी प्रतिनिधि सभा की। तो राजा को लगा कि जो कर लागू करना है, उस कर लागू करने में हमारी देश के तीनों प्रतिनिधि सभा इसमें सहमति है कि नहीं सहमति है। तो 2 लोग इसमें असहमति जता दिए थे। इसी को लेकर के आपस में गतिरोध पैदा हो गया किन तीनों के बीच, प्रथम, दूसरा, तीसरा वाला क्यों बमक गया, क्यों गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के पीछे कारण था कि हमारे पास सीटों की संख्या अधिक है, 600 है। ऊपर से और क्या था कि इधर से निम्न वर्ग है, इधर से भी निम्न वर्ग भी, इधर की तरफ तक मैंने सेकेंड स्टेट के भी निम्न वर्ग और प्रथम स्टेट के भी निम्न वर्ग फर्स्ट थर्ड वाले की तरफदारी करते थे, मैंने फर्स्ट वाले के साथ देते थे। तो सीट इनका 600 था, और भी सीट इनका क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन उनका मत क्या था, एक। इसीलिए खार खाए थे कि हमारा सीट संख्या बढ़ने के बावजूद भी हमारा मत क्या है, एक है। तो मत होने से क्या फ़ायदा, जब ये दोनों मत के आधार पर हमसे क्या हो जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर, इसी गतिरोध को लेकर अलग अलग बैठक होती थी, अलग अलग निर्णय बताए थे। बैठक को लेकर के क्या हुआ, तीनों के बीच आपसी गतिरोध बढ़ा, इसी गतिरोध के दौरान देखा गया कि जो तीसरे स्टेट के लोग थे, इन लोगों ने जबरन एक राष्ट्रीय सभा की गठन कर दिया गया, नेशनल असेंबली।
कौन असेंबली? नेशनल असेंबली क्या कर दिया? गठन कर दिया 1789 में। क्या कर दिया? गठन कर दिया 1789 में। क्या हो गया? तो अब तक क्या समझा कि फ्रांस में जब भी राजा को लगता था कि कानून पास करवाने के लिए जनता का समर्थन चाहिए, तो तीनों अलग अलग स्टेट से कानून पास करता था। अभी एक समस्या आ गई थी, वही टैक्स को लेकर के। उसी टैक्स को पास करने के लिए कि फिर 175 वर्ष के बाद तीनों स्टेट की अलग अलग बैठक होनी थी कि कर को मुद्दे को लेकर क्या किया जाए, विशेषाधिकार वर्ग से कर लिया जाए या नहीं लिया जाए। इसी मुद्दे पर जो उसके पास अधिक संख्या थी, 600 सीट थी, और इधर से निम्न वर्ग है, मैंने प्रथम स्टेट से भी निम्न वर्ग और दूसरा स्टेट से भी निम्न वर्ग इनका समर्थन कर रहे थे। इनकी सीट की संख्या और ज़्यादा थी, तो इनका कहना था कि हमारी सीट की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन मत उसका क्या एक है। इन मतलब कि दूसरा स्टेट और तीसरे स्टेट के बराबरी पर जा रहे हैं हम लोग, तो इससे हमको फ़ायदा क्या हो रहा है। तभी इन लोगों ने गुस्सा कर क्या किया, एक नेशनल असेंबली बनाया, राष्ट्रीय सभा बनाया, ताकि राजा को कमज़ोर किया सके। तो राजा को कमज़ोर करने के लिए एक नेशनल असेंबली बनाया और कहा कि नेशनल असेंबली का काम क्या होगा, भविष्य का फ्रांस कैसा होगा, ये जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? नेशनल असेंबली को दी जाएगी। इसी नेशनल असेंबली ने क्या किया, ये बताओ। इस नेशनल असेंबली में वर्चस्व किसका था? तो मध्यम वर्ग का था, निम्न वर्ग का था, मध्यम वर्ग का था, निम्न वर्ग का था, पादरी वर्ग से निम्न वर्ग जो थे वो थे इसमें, कुलीन वर्ग से जो निम्न वर्ग थे वो भी इनका समर्थन था। तो राष्ट्रीय महासभा में संख्या इनकी ज़्यादा थी, लेकिन मत इनका क्या था, एक था। यही राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ। अभी राष्ट्रीय सभा गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि किसके लिए, फ्रांस को कैसे चलाया जाए, उसके लिए एक संविधान बनेगा। राष्ट्रीय सभा का जिम्मा क्या था कि फ्रांस के लिए एक संविधान बनाना, ताकि संविधान के माध्यम से क्या किया जाए, देश को चलाया जाए। और राजा जो अपना एक छत्र कायम किए हुए हैं, इनको कायम किए हुए, इस लिखित संविधान के माध्यम से उसको कमज़ोर किया जाए। किसको? तो नेशनल असेंबली ने क्या मांग रखी कि एक संविधान सभा बने, एक संविधान सभा बने जिसका काम क्या हो, संविधान निर्माण करना हो, और उस संविधान के माध्यम से देश को चलाने की क्या है बात की जाए, और राजतंत्र को कमज़ोर किया जाए, ताकि राजा अपनी मनमानी न कर सके। इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया 1789 में। और जब 1789 में राष्ट्रीय सभा गठन किया गया, तो इन्होंने कहा कि हम लोग एक फ्रांस के लिए क्या बनाएंगे, लिखित संविधान बनाएंगे, जिसका मकसद क्या होगा कि संविधान में जनता के लिए बहुत सारी बातें रखी जाएगी और राजतंत्र को कमज़ोर किया जाएगा। राजतंत्र के अधिकार छीने जाएंगे, किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से। और किसको मौजूद किया जाएगा, जनता को। किसको कमज़ोर किया जाएगा, सरकार को, राजतंत्र को। राजतंत्र को कमज़ोर करने के लिए एक संविधान बनाने की बात हुई, किसके द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा। अब पूछेगा कि इस नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा वर्चस्व किसका था, तो तीसरा स्टेट का था। तीसरे स्टेट में कितने संख्या थी, मूल रूप से 600 थी। और इधर से भी जो दो निम्न आए थे, दूसरा स्टेट के निम्न और प्रथम स्टेट के निम्न, इस स्टेट की संख्या और बढ़ गई, इनका मनोबल बढ़ गया कि जब जनता का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना एक असेंबली बनाया जाए। तो ये राष्ट्रीय असेंबली बना 1789 में। और इसी ने कहा कि नेशनल असेंबली ने क्या कहा कि एक फ्रांस के लिए क्या बनेगा, लिखित संविधान बनेगा। लिखित संविधान का मकसद क्या होगा कि जनता के अनुसार चलेगा और राजतंत्र को कमज़ोर किया जाएगा। यानी अब संवैधानिक तंत्र के माध्यम से देश को चलाया जाएगा। राजा भी रहेगा, लेकिन अब सत्ता किसके हाथ में रहेगी, संविधान सभा के हाथ में रहेगी, संविधान के हाथ में रहेगा, और नेशनल असेंबली के हाथ में रहेगा। क्या रहेगा, और किसके हाथ में रहेगा, नेशनल। वही क्या करेगा, देश के लिए कानून बनाएगा। यही नेशनल असेंबली ने अपने आप को क्या कर दिया, संविधान सभा घोषित कर दिया गया। कहा कि हम ही लोग संविधान सभा हैं, हम ही लोग एक क्या बनाएंगे, संविधान। बताओ, संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए। तो नेशनल असेंबली ने खुद को क्या कह दिया, संविधान सभा। इसीलिए नेशनल असेंबली को संविधान सभा भी कहा जाता है। ठीक, तो बताओ अभी क्या देखें हम लोग कि फ्रांस में पहला क्या हुआ कि एक प्रतिनिधि सभा थी। बहुत पहले की प्रतिनिधि सभा थी, परंपरागत थी, जिसका बैठक होने जा रहा है कि कर लिया जाए कि नहीं लिया जाए। उसी मुद्दे को लेकर तीसरे स्टेट के लोग बोले कि हम लोग पास पॉपुलेशन अधिक है, लेकिन हमारा मत क्या एक है, तो हम लोग चाह कर भी मत पास नहीं कर पाएंगे। उधर 2 मत है, 2 मत मारेगा, हम एक रहेंगे, 2-1 से वो लोग जीत जाएगा। इसीलिए लोग कहा कि नहीं, हमारे पास जनसंख्या अधिक है, मत एक है, लेकिन जनसंख्या क्या है, उस आधार पर हम लोग एक नेशनल असेंबली गठन करेंगे। तो वही राष्ट्रीय सभा बनाएंगे। तीसरे स्टेट ने क्या बनाया है, तीसरे स्टेट के सदस्यों ने एक राष्ट्रीय सभा बनाया है, जिसमें मध्यम वर्ग,
मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, यानी तीसरे स्टेट के सभी लोग और दूसरे स्टेट के निम्न वर्ग लोग, प्रथम स्टेट के निम्न वर्ग इसमें शामिल हो गए और एक नेशनल असेंबली का क्या हो गया, गठन हो गया। उसका क्या काम था कि एक संविधान सभा क्या करना, गठन करना था। तो नेशनल असेंबली का मूल काम क्या था कि एक संविधान गठन करना है, उस संविधान के माध्यम से राजा को कमज़ोर करना है, यानी संविधान ही अब होगा जो सारा निर्णय लेगा। इसी उद्देश्य से एक संविधान गठन करना था। अभी संविधान बनाया कौन, तो उसके लिए एक संविधान सभा गठन करी जानी थी। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के माध्यम से नेशनल असेंबली ने खुद को क्या मान लिया, संविधान सभा मान लिया और कहा कि हम ही लोग अब आज के बाद क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। तो 1789 में जो संविधान सभा गठन हुआ वही अपने आप को क्या मान लिया, संविधान सभा, जिसका जिम्मा क्या था, एक संविधान बनाना है, एक ही संविधान जिसके माध्यम से फ्रांस के निर्णय को लिया जाएगा कि फ्रांस कैसे चलेगा। आगे आओ, इसी क्रम में देखते हैं कि राष्ट्रीय सभा ने लुई 16वां पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लुई 16वां पर दबाव देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया कि हम लोग एक संविधान सभा बनाने जा रहे हैं, अब प्रतिनिधि सभा नहीं रहेगा। जो प्रथम स्टेट अलग था, दूसरे स्टेट अलग था, तीसरे स्टेट अलग था, तो प्रतिनिधि सभा की जगह पे लोग क्या बनाया, एक संविधान बनाया। उस संविधान पर कहा गया कि इस संविधान को कहा गया, राष्ट्रीय सभा कहा गया, बताओ, संविधान को कहा गया कि इसी संविधान के माध्यम से फ्रांस को चलाया जाएगा। तभी जो निम्न वर्ग, जो पादरी वर्ग थे और जो उच्च कुलीन वर्ग थे, इनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब संविधान सभा बन जाएगा, नेशनल असेंबली रहेगा, तो हम लोग का वजूद खत्म हो जाएगा। इसी पर क्या हुआ, राजा पर दबाव बनाया रानी के माध्यम से, और फ्रांसीसी और कौन लोगों ने, प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट ने दबाव बनाया कि संविधान सभा यानी राष्ट्रीय सभा को समाप्त किया जाए। नहीं तो राष्ट्रीय सभा रहेगा जो तीसरे स्टेट का था, तो वे लोग संविधान बना देगा और हम लोग की स्थिति कमज़ोर कर देगा। तभी राजा ने उनके बातों में आकर के संविधान सभा या राष्ट्रीय सभा को क्या कर देगा, अवैध घोषित कर देगा। जैसे ही राष्ट्रीय सभा को अवैध घोषित किया, तभी राष्ट्रीय सभा के लोग गुस्सा गए और पेरिस के महल की ओर चल पड़े। तो जैसे पेरिस के महल की ओर गए, उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रीय सभा को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। हमारी सभा एक जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है और ये भविष्य के लिए संविधान का निर्माण बनाएगी। तभी क्या पेरिस की जिस महल में बैठक होनी थी एक नया संविधान बनाने के लिए, वहाँ ताला लगा दिया जाता है और सैनिकों को नियुक्त कर दिया जाता है। तभी राष्ट्रीय सभा से लोगों की आवाज़ आती है कि हम लोग को तुम मार दो या कुछ कर दो, हम लोग यहाँ पर बैठक बुला कर ही रहेंगे। इसी दौरान क्या होता है, वहाँ की सभा में आक्रोशित होती है और आक्रोशित होकर लोग टेनिस कोर्ट में क्या बुलाते हैं, सभा बुलाते हैं। वहीं पेरिस के महल के पास टेनिस कोर्ट था, वहीं पर एक महासभा बुलाते हैं। उसी महासभा में यह निर्णय लिया जाता है कि हम लोग को भी हथियार उठाना चाहिए। तो जितने भी जहाँ उन लोग हथियार मिलता है, वहाँ से लोग हथियार छीनना शुरू कर देते हैं। हथियार छूटने के बाद वो सड़क पर उतरते हैं और राजा के सैनिकों से लोहा लेने लगते हैं। तभी देखा गया कि राजा के सैनिकों के समक्ष वो लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। तब राष्ट्रीय सभा ने क्या किया, कहा कि अब हम लोग को भी अब हथियार और ज़्यादा रखना चाहिए। तभी एक शहर था पेरिस के बगल में, एक बास्तिल किला था, जहाँ पर राजनीतिक युद्धबंदियों को, यानी जो राजा का विरुद्ध बोलता था वहाँ पर उसको युद्धबंदी रखा जाता था। प्लस वहाँ पर काफ़ी शस्त्रागार था। शस्त्रागार मतलब वहाँ पर काफ़ी सैन्य सज्जा था। तो राष्ट्रीय सभा के सदस्यों ने क्या किया, जो निम्न वर्ग के लोग थे, तीसरे स्टेट थे, उन्होंने कहा कि उस किले को अटैक कर दो, बास्तिल किला को क्या करो, अटैक कर दो। अटैक करने के बाद सारे शस्त्र को लूट लिया जाए और हम लोग भी अपने सैनिक रूप से क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तब पेरिस पर अटैक किया जाएगा जहाँ पर राजा रह रहा है, और पेरिस पर अटैक करके पेरिस को अपने अधीन कर लिया जाएगा, राजा को अपने नियंत्रण में ला लिया जाएगा। तभी बास्तिल के किले पर लोग अटैक किया है। बास्तिल किले पर जब अटैक किया तो बास्तिल किले को ढहा दिया गया और सारा सैन्य संपत्ति लूट लिया गया, सारा शस्त्र लूट लिया गया और कैदियों को छोड़ दिया गया। जैसे लूट लिया गया तो पूरे फ्रांस में एक प्रतीक चल गया, पहचान चल गया कि जनता ने फ्रांस के एक मुख्य किले को ढहा दिया है। यानी अब ये लोग फ्रांस पर भी, यानी पेरिस पर भी चढ़ाई कर सकता है जहाँ राजा लोग हैं। तो बास्तिल किला क्या था, जब बास्तिल किले पर अटैक किया तो फ्रांस में एक नया समाज उभरा। लोगों में यह समझ आई कि भाई जब बास्तिल किले को अटैक करके ढहाया जा सकता है तो हम राजा पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खुशी की लहर दौड़ने पर क्या हुआ
कि जो भी परंपरागत संस्थाएं थी, तभी क्या हुआ, जो भी परंपरागत संस्थाएं थी, छोटे छोटे संस्थाएं थे, सबको समाप्त कर दिया गया। और राष्ट्रीय सभा ने अपने अनुसार उन सभा को नाम देना शुरू कर दिया, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, पेरिस ऑफ कॉमन व्यवस्था, सारे संस्थाओं को, जैसे पुरानी जो संस्थाएं थी ना, राजा के नियंत्रण वाली संस्थाएं, उनको राष्ट्रीय सभा ने क्या किया, अपने अधीन अपने अनुसार उनका नामकरण कर दिया, ताकि लगे कि अब ये यहाँ पर सत्ता किसके हाथ में गई है, राष्ट्रीय सभा के हाथ में गई है। इसी के प्रभाव में आकर क्या हुआ, इसी का प्रभाव दुनिया का फ्रांस के अंदर जगहों पर पड़ा, ग्रामीण क्षेत्र में भी पड़ा। जैसे कि मान लो राष्ट्रीय सभा ने जब बास्तिल किले ढहा दिया, जो राजा का प्रतीक था, राजा के सैन्य शक्ति का प्रतीक था, तो जनता में ये क्या फैल गया कि अब लगता है कि राष्ट्रीय सभा निम्न वर्गों की सत्ता, यानी तीसरे श्रेणी की सत्ता हाथों में आ गई है। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ भी परिवर्तन होने लगा। वहाँ भी तो गांव क्षेत्र में देखते हैं कि सामंतवाद लोग हैं, और किसानों से क्या लगता था, टैक्स आता। तो किसानों ने गुस्सा कर क्या किया, सामंतों से टैक्स लेना बंद कर दिया। कहा कि जब फ्रांस में सत्ता परिवर्तन हो गया है, यानी राष्ट्रीय सभा का बोलबाला हो गया, तो तुमको हम टैक्स अब नहीं देंगे। इस तरह सामंतों की स्थिति को कमज़ोर करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। तभी पेरिस पर लोगों ने अटैक कर दिया। पेरिस पर अटैक कर दिया, और वहाँ पर राजा को युद्धबंदी बना लिया। युद्धबंदी बना करके उसको कैद कर दिया गया, और पूरी राष्ट्रीय सभा जो थी वो अपने हाथों में सत्ता ले ली। और उसने एक घोषणा पत्र जारी कर दिया कि अगला जब भी हमारा क्या संविधान बनेगा, जब हम लोग संविधान बनाएंगे, तो उसमें इन बातों का नाम रखेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे संविधान का निर्माण होगा तो राजतंत्र भी रहेगा, लेकिन उसके अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। यानी जो भी रूल बनाएगा वो राष्ट्रीय सभा बनाएगी। अब उसमें क्या होगा, उसी में कहा गया कि निरंकुश राजतंत्र का समाप्त करने की बात की गई। एक घोषणा पत्र जारी किया गया, किसके द्वारा, राष्ट्रीय सभा के द्वारा, कि जब भी हम लोग अपना एक संविधान बनाएंगे, उस संविधान में राजतंत्र का भी बोलबाला रहेगा, लेकिन उसका अधिकांश छीन रहेगा। यानी संविधान के अनुसार देश क्या चलाया जाएगा। दूसरा कहा गया कि इसमें कहा गया कि हर व्यक्ति को नैसर्गिक अधिकार है, यानी जन्म से अधिकार है कि तो पहले देखा गया था कि व्यक्ति को संपत्ति लेने का अधिकार नहीं था, व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र रूप से आचरण करने का अधिकार नहीं था, सुरक्षा का अधिकार नहीं था। तो इसी अधिकार को इसमें मांग रखी गई कि हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार रखने का अधिकार मिलेगा। इस संविधान में जो बनेगा, हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आचरण करेगा, हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा की गारंटी लेगा। ये हो गया। इसमें एक चुना गया प्रतिनिधि रहेगा। चुना गया क्या बनेगा, एक प्रतिनिधि रहेगा। चुना गया प्रतिनिधि मतलब क्या, व्यवस्थापिका सभा रहेगी जो देश के लिए कानून बनाएगी। ठीक है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, पदों को योग्यता के आधार पर रहेगी, मौलिक अधिकार मिलेगा, समानता की बात होगी जो पहले नहीं था। तो बताओ, जो पहले अब तक हम लोग क्या देखे, अब तक देखे कि संविधान में, अब तक देखे कि फ्रांस में राजा ही कानून का सर्वोच्च मालिक है, वो जो निर्णय लेता था वही अंतिम निर्णय था। प्रतिनिधि सभा थी जो नाम का थी, जो अलग प्रथम के लिए अलग थी, दूसरे स्टेट के लिए अलग थी, तीसरे स्टेट के लिए अलग थी। हम बताए थे कि तीनों में अधिकांश संख्या किसके पास थी, तो प्रतिनिधि इसके पास, तीसरे स्टेट के पास थी। तो ये लोग मांग करते थे कि हमारे पास जनसंख्या अधिक है और मत क्या मात्र एक है, उनके पास जनसंख्या कम है, उनका भी मत एक है, तो मत के मामलों में बराबर है, लेकिन जनसंख्या के मामलों में क्या अधिक है। तो हम लोग जनसंख्या प्लस क्या है कि तुम्हारे प्रथम और दूसरे स्टेट के लोग भी हमको सपोर्ट करते हैं, न्यून वर्ग लोग, तो हमारे अनुसार देश को चलाया जाए। तभी राजा इनकी बात नहीं सुना, तो इन लोगों ने एक नेशनल असेंबली का क्या कर लिया, गठन कर लिया, और कहा ये नेशनल असेंबली आगे का संविधान बनाएगी जिसके माध्यम से देश को चलाया जाएगा। इसी बात को लेकर के जैसे ये बोला, राजा संशय में आ गया कि राष्ट्रीय सभा का मन बढ़ रहा है, और कहीं संविधान बना दिया तो राजा का पद महत्व खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत महल में, जिस महल में लोग बैठक बुलाया था, उस महल को तालाबंदी कर दिया और सैनिक लगा दिया। सैनिक लगाने का मतलब क्या था कि इनको यहाँ से भगा दिया जाए। लेकिन राष्ट्रीय सभा के लोग अंतिम सांस तक अडिग थे कि हम लोग किसी भी सूरत हाल में लिखित संविधान बना कर रहेंगे और राजतंत्र को कमज़ोर करके रहेंगे। तभी लोग, जब सैनिक कार्रवाई शुरू हुई तो लोग कमज़ोर पड़ गए। तो इन लोगों ने भी सैन्य व्यवस्था जुगाड़ना शुरू कर दिया। तभी इन लोगों को लगा कि बास्तिल का जो किला, वहाँ पर सैन्य शस्त्रागार बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना उसको लूट ले। जब लूट लेंगे तो सैन्य शक्ति मेरे पास पहुँच जाएगी
और राजा के सैनिकों से नियंत्रण कर लेंगे। तभी लोग बास्तिल किला क्या कर दिया, ढहा दिया। कौन लोगों ने? राष्ट्रीय सभा और वहाँ के पेरिस की भीड़ ने ढहा दिया। तो पूरे फ्रांस में अब चल गया, पता चल गया कि जब बास्तिल किले को ढहा सकता है तो अब दिन दूर नहीं कि पेरिस पे जहाँ राजा रह रहा उसको भी ढहा सकता है किले को, यानी फ्रांस पर भी चढ़ाई की सकती है। यानी जहाँ फ्रांस में राजा रह रहा पेरिस में, उस पर भी लोग अधिकार कर सकते हैं। तभी राजा में संशय हो गया और नेशनल असेंबली लगातार ये बोलता रहा कि हम लोग संविधान बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। तो जा करके जो प्रथम स्टेट था, दूसरा स्टेट था, और रानी के दबाव में आकर के राजा ने क्या किया, राष्ट्रीय सभा को अवैध घोषित कर दिया। लेकिन अवैध घोषित करने का इन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन लोगों ने राष्ट्रीय सभा को हमें कहा कि मान्यता देते रहा, क्योंकि जनता ने हमको सपोर्ट किया तो हम लोग सभा रखेंगे बोला। इसी राष्ट्रीय सभा ने क्या किया, बाद के दिनों में क्या किया, अपना एक घोषणा पत्र जारी कर दिया 1789 में। पहले लोग क्या किया, राजा को अपने नियंत्रण में ले लिया। पेरिस जब बास्तिल किला ढह गया तो एक प्रतीक चिन्ह था। बास्तिल किला क्या था? प्रतीक चिन्ह था कि जब बास्तिल किला ढहा सकता है तो और क्यों नहीं। तभी लोगों ने क्या किया, टेनिस कोर्ट में बुलाया, बैठक बुलाया, टेनिस कोर्ट में घोषणा पत्र जारी किया कि आगे संविधान बनाएंगे जो हम लोग इसी पर रहेंगे। तो 1789 में संविधान बनना क्या हुआ, शुरू हुआ। और 91 में जाकर के फ्रांस के लिए एक नया संविधान बना, जिसके माध्यम में राजा को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया और कहा गया कि व्यवस्थापिका होगी। राष्ट्रीय सभा ने बोला कि व्यवस्थापिका होगी। राष्ट्रीय सभा मतलब वही संविधान सभा, वही अपने आप को संविधान सभा बोल दिया क्योंकि हम ही लोग संविधान बनाएंगे। राष्ट्रीय सभा बोला कि एक व्यवस्थापिका सभा होगी जिसका जिम्मा क्या होगा, संविधान बनाना, राजतंत्र को कमज़ोर करना। तो पहली बार 1791 में एक संविधान बना जिसमें घोषणा पत्र जारी किया गया था कि घोषणा किया कि हर मनुष्य को जन्मना अधिकार है कि स्वतंत्र है, संपत्ति की रक्षा करे, अपने जीवन की रक्षा करे। चुना गया व्यवस्थापिका सभा होगी जो देश के लिए कानून बनाएगी, कि आगे फ्रांस का भविष्य तय करेगा, कैसे फ्रांस चला जाए। अब राजा को तय करने का नहीं मौका मिलेगा, किसको मिलेगा, वहाँ की संविधान को, यानी व्यवस्थापिका को। धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगा सबको, पदों में योग्यता मिलेगा। पदों में पहले क्या था कि जो दूसरे कुलीन वर्ग थे उन्हीं को अधिकार मिलता था सारे पद, चाहे सैनिक पद हो, चाहे राजनीतिक पद हो, चाहे न्यायिक पद हो। अब सबको मिलेगा संविधान बनने के बाद, सबको मौलिक अधिकार मिलेगा, सबको समानता मिलेगा। और इतने अधिकार कभी फ्रांस की जनता को नहीं मिला था, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया, घोषणा पत्र को, जो 1789 में जारी हुआ था राष्ट्रीय सभा द्वारा। कौन सभा द्वारा? जिसको संविधान सभा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं ही संविधान सभा हूँ और हम ही लोग संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो जो संविधान का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं संविधान सभा। और किसने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर लिया था? राष्ट्रीय सभा ने। ठीक, अब क्या हो गया, जब सब घोषणा हो गई तो फ्रांस में पहली बार 1791 में लिखित संविधान बना। ठीक है, संविधान बना। तो लिखित संविधान के बाद देखा गया कि इसमें जो घोषणा पत्र हुआ, जो घोषणा पत्र था किसमें, फ्रांस क्रांति का जो घोषणा पत्र था कि इसी घोषणा के माध्यम से हम लोग देश को चलाएंगे। तो अब क्या होगा, इसी में देखा गया कि जब क्रांति हुई तो उसमें देखा गया क्या, राष्ट्रीय सभा ने कहा गया कि मध्यम वर्ग को ज़्यादा अधिकार मिल गया। संविधान जब बना तो क्रांति के दौरान देखा गया कि मध्यम वर्ग को ज़्यादा अधिकार मिला, निम्न वर्ग की स्थिति ज्यों का त्यों रही। शिक्षा पर इस पर कोई बात नहीं हुआ। मौलिक अधिकार पर बात हुआ, भी सबको मौलिक अधिकार मिलेगा, बात हुआ घोषणा पत्र में, लेकिन कब मिलेगा, किसको मिलेगा, क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसकी चर्चा नहीं हुई। मौलिक कर्तव्य का चर्चा ही नहीं हुआ कि फ्रांस के लोग देश के लिए क्या करेंगे, मौलिक कर्तव्य का चर्चा ही नहीं हुआ। इसी से अब बात देखेगा आतंकवाद का रूप ले लेता है। तो जब फ्रांस के लोगों में यह भावना रहेगी कि हमारा ये कुछ कर्तव्य है देश के लिए, तो आतंकवाद कभी भी होने देते हुए जैकोबिन जेनुस्तीन मारकाट शुरू हो गया, वही देखना आगे में है। व्यापार के मामले में भी कोई नीति नहीं बनी कि व्यापार कैसे आगे बढ़ाया जाए, फलना जाए। यही कहा था घोषणा पत्र में कमियां थी। घोषणा तो हुआ, अरे कुछ तो सुधार हुआ। घोषणा पत्र से क्या फ़ायदा हुआ कि जनता में ये दिमाग में फैल गया कि घोषणा पत्र जारी हो गया, अब हमको इसी के अनुसार हमको देश चलाया जाएगा। अब घोषणा पत्र के अनुसार काम नहीं होगा तो उनका भी विरोध किया जाएगा। तो इसी आधार पर देखा गया कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा में क्या हुआ देखा गया कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा बनी। लेकिन इस संस्था का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, इसमें क्या देखा गया बताओ, इसमें और क्या देखा गया। ये घोषणा पत्र जारी हो गया जो जनता के लिए हुआ, ब्रीफ करते हैं अभी हम। तभी इसमें क्या देखा गया कि जो चर्च लोग थे,
पादरी थे, पादरी का विरतिकार छीन लिया गया। इस प्रथम चरण में क्या रहेगा, पादरियों का विरतिकार छीन लिया गया। अब जनता जो उनके अधीन थी उनको अधिकार हटा दिया गया। जो सामंतवाद थे, जो किसानों से कर लेते थे सामंती व्यवस्था, कि सामंतों को पद को हटा दिया गया। जो चर्च थे उनकी संपत्ति क्या कर ली गई, इस क्रांति के दौरान छीन ली गई। छीनने के बाद क्या हुआ, क्रांति छीन ली गई और उनकी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। चर्च जो अपना संपत्ति पहले बचा कर रखे थे और देश के विकास में कोई भागीदारी नहीं थी, उनकी संपत्ति को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया और राष्ट्रीय संपत्ति क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय संपत्ति जब घोषित कर दिया गया तो क्या देखा गया, घोषित कर दिया गया कि उसी संपत्ति से फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी उसको सुधारने का क्या हुआ, प्रयास हुआ है। न्यायालय की व्यवस्था में देखते हैं कि पहले इनको कुलीनबर्ग ही इसको देखते थे न्याय व्यवस्था। इससे क्या होता था कि न्याय व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं थी। इसी न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अब राष्ट्रीय सभा ने क्या किया, निर्वाचन से कहा कि न्याय व्यवस्था में चुनाएंगे, मैंने चुन कर न्याय व्यवस्था में जाएंगे, ताकि चुने व्यक्ति, जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति ही निर्वाचन व्यवस्था को संभालेंगे। जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति न्याय व्यवस्था को संभालेगा। पहले कौन था, इस पर एक अधिकार किसका था, कुलीनबर्ग था। अब क्या हो गया, कुलीनबर्ग का अधिकार क्या हो गया, हट गया। अब न्याय व्यवस्था कौन संभालेगा, निर्वाचन, जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति। तो निर्णय में क्या होगा, समानता होगी। चुना हुआ व्यक्ति क्या करेगा, सबके लिए बराबर की बात करेगा। पहले क्या था न्याय व्यवस्था को, तो फ्रांस में देखा गया कि इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन है। पहला क्या है कि राजा की निरंकुशता को क्या कर दिया, कम कर दिया गया। राजा अब देश के लिए कानूनी बनाएगा। कौन बनाएगा, कानून बनाएगा, तो बनाएगा व्यवस्थापिका बनाएगी। राष्ट्रीय सभा का उद्देश्य क्या था, तो केवल संविधान बनाना। जैसे संविधान बन गया, राष्ट्रीय सभा अपने अस्तित्व से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब उसकी जगह पर व्यवस्थापिका सभा आएगी, जो देश के लिए क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। फ्रांस कैसे आगे बढ़ेगा उसको लेकर चलेगी, जो 745 सदस्यों का था। किसका था, 745 सदस्यों का था। तो अब एक बार ब्रीफ हो जाओ। ब्रीफ में क्या हो गया, पहला क्या था, पहला मुद्दा क्या था, कर का मुद्दा था कि फ्रांस जब आर्थिक संकट में गुजरा था तो कर किससे लिया जाए, इसको बिल पास कराना था। इसे बिल पास कराने के लिए एक प्रतिनिधि सभा को बुलाया गया था। तीनों अलग अलग बैठक होती थी, 3 स्टेट थे बताए थे, तीनों स्टेट की अलग अलग बैठक थी। तीनों में सीट इसके पास था ज़्यादा, तीसरा स्टेट के पास था ज़्यादा, लेकिन मत सबका क्या था, एक एक था। तो मत के मामले में सब क्या थे, बराबर थे। तीन लोग अधिकांश सीट होकर भी उनका मत का कोई वैल्यू, इन लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि हम लोग की सीट क्या संख्या ज़्यादा। कैसे, एक तो 600 हमारा खुद का है और इधर से भी, यानी इनमें से भी निम्न, इधर से भी निम्न, दूसरा स्टेट से भी निम्न, प्रथम स्टेट से भी निम्न, इसमें आ रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया, कहा कि क्यों ना हम लोग एक देश की सबसे बड़ी संस्था है, देश की सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा एक संस्था है, तो ही देश की सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधि सभा, तीसरा स्टेट एक राष्ट्रीय सभा बन जाता है। यही राष्ट्रीय सभा का जिम्मा है कि भारत के लिए, फ्रांस के लिए क्या बनाया जाए, संविधान बनाया जाए। संविधान बनने के लिए क्या होगा, एक संविधान सभा होना चाहिए। तो बाद में काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये लोग क्या कर लिया, अपने आप को, खुद को क्या कर लिया, राष्ट्रीय संविधान सभा घोषित कर दिया। इसलिए राष्ट्रीय सभा को संविधान सभा भी कहा जाता है। यानी संविधान सभा ने संविधान बनाया बोलोगे, या राष्ट्रीय सभा ने संविधान बनाया, दोनों बोल सकते हो। अब इस राष्ट्रीय सभा ने जैसी संविधान बनाने की घोषणा की, राजा को लग गया कि अब हमारी सत्ता क्या हो जाएगी, हाथ से छीन जाएगी। अब हमारी सत्ता हाथ से क्या हो जाएगी, छीन जाएगी। तभी राजा ने क्या किया, राष्ट्रीय सभा का जहाँ पेरिस के बगल में महल में जहाँ बैठक होना था, उस महल में ताला लगा दिया। राष्ट्रीय सभा के लोग अड़ गए कि हम लोग किसी भी सूरत हाल में संविधान बनाकर रहेंगे। तब सैनिक कार्रवाई की गई। इसी सैनिक कार्रवाई से बचने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए उन्होंने बास्तिल किला जो था, जहाँ पर सैनिक सजो सामान खूब था, उसको क्या के लिए लूट लिया। कहाँ की जनता ने, भीड़ ने, पेरिस की भीड़ ने, तीसरे स्टेट के लोगों ने। जब बास्तिल किला ढा दिया गया तो अब लोगों में रोष फैल गया कि अब राजा को भी हटाया जा सकता है। तभी बास्तिल किला को ढाने के बाद लोग राजा की ओर गए, पेरिस के पास गए और पेरिस जाकर कहे कि राजा को जब तक से गद्दी से नहीं हटाएंगे, हमारा मनोकामना पूरा नहीं होगा। राजा तो बस अधिकार अपन लेकर आएगा, राजा को जब तक से गद्दी से नहीं हटाएंगे, हमारा अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो पेरिस के लोग, हाँ, तीसरा स्टेट के लोग पेरिस की ओर कूच किए और पेरिस में कूच करके वहाँ की जनता ने वहाँ किले पर कब्जा कर लिया और पेरिस की जनता ने राजा को अपने नियंत्रण करके उसको युद्धबंदी बना दिया। अब बंदी बनाकर क्या किया, तभी राष्ट्रीय सभा ने क्या किया, घोषणा कर दिया कि हम लोग संविधान बनाएंगे। उस संविधान में विभिन्न प्रकार का नीति रखेंगे, जिसको कहा गया घोषणा पत्र कहा गया। उस घोषणा पत्र में बताया था क्या रखा गया है कि फ्रांस का एक संविधान बनेगा,
राजतंत्र कमज़ोर होगा, एक प्रतिनिधि मात्र होगा वो। अब वो कानून बनाने का कोई इसका हकदार नहीं रहेगा। कानून बनाने की जिम्मेदारी एक व्यवस्थापिका सभा होगी, जो जनता द्वारा चुन कर जाएगी, जिसमें प्रतिनिधियों की संख्या 745 होगी, जिसको चुनेगा जनता लोग। एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया, जिसका जिम्मे क्या होगा कि फ्रांस कैसे आगे देश बढ़ना, ये होगा। तभी राष्ट्रीय सभा ने कहा कि जब मैंने मेरा राष्ट्रीय सभा ने बोला कि मेरी होने का मकसद क्या था, संविधान निर्माण करना। जब हम लोग संविधान बना दिए तो हमारा फिर मकसद क्या है, हम लोग अब यहाँ से हम लोग की संस्था क्या कर देती है, समाप्त देती है। और अब संस्था कौन रहेगा, व्यवस्थापिका रहेगा, जो क्या करेगा, देश के लिए क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। इसी मकसद से लेकर व्यवस्थापिका सभा ने घोषणा पत्र जारी किया, यानी नेशनल सभा ने घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि हम लोग संविधान बनाएंगे और संविधान बनने के बाद ही हम लोग की संस्था क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय सभा। यानी अपने उद्देश्य में हम क्या हो जाएंगे, पूर्ति कर लेंगे। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, फ्रांस के लिए एक संविधान बनाना। तभी पहले संविधान बनाने से पहले घोषणा पत्र जारी हुआ और कहा गया यही घोषणा पत्र हम कहाँ रखेंगे, संविधान में रखेंगे। जिसमें कहा गया राजतंत्र को कमज़ोर रखा जाएगा, मानवाधिकार की घोषणा होगी, मनुष्य को संपत्ति सुरक्षा का अधिकार मिलेगा। लेकिन इसमें त्रुटियां क्या थी, किसने मौलिक अधिकार किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये बात नहीं किया। मौलिक कर्तव्य की बात नहीं किया कि लोगों का भी कर्तव्य कुछ होना चाहिए, लेकिन लोग कर्तव्य के बारे में नहीं बात किया। व्यापार कैसे आगे बढ़े इसके बारे में बात नहीं किया, शिक्षा पर बात नहीं किया। ये इसकी क्या थी, दोषपूर्णता। यानी बात आपने सर्वंगीण नगर के कुछ मुद्दे पर बात किया। यही इस पर प्रश्न लगता है घोषणा पत्र, जो भले ही इस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं कि पहली बार फ्रांस की जनता को इतना अधिकार मिला था, देने की बात हुई थी। तभी जाकर 1791 में क्या होता है, संविधान बन जाता, लिखित संविधान फ्रांस के लिए 23 अगस्त को लिखित है। और इसी पर राजा ने अपना अनुमति दे दिया, राजा अनुमति दे दिया और देश में लिखित संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। जैसे लिखित संविधान लागू हुआ तो राष्ट्रीय सभा ने बोला कि हमारा मेन मकसद क्या था, संविधान बनाना। हमने 1791 में क्या बना दिया, संविधान बना दिया और हमारी संस्था क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और हमारी जगह पर एक बनेगी व्यवस्थापिका सभा, जो 745 सदस्यों को होगी, जो चुना जाएगा सरकार में, क्या किया जाएगा, जो चुना जाएंगे लोग, यही लोग देश को चलाएंगे। अगला भविष्य तय करेंगे यही लोग करेंगे। यही राजा का पद, राजा का अधिकार क्या होना चाहिए, लोग तय करेंगे। अब हमारी संस्था क्या होती है, इस पर समाप्त होती है। तो 1789 से लेकर 1791 तक कौन सभा समाप्त चली, राष्ट्रीय सभा। क्यों समाप्त हो गई, उन्होंने कहा कि मेरा मकसद था संविधान बनाना, संविधान बन गया, मेरी सभा की महत्ता क्या हो गई, खत्म हो गई। उसकी जगह पर कौन ले लिया, व्यवस्थापिका सभा। अब देश को कौन चलाएगा, व्यवस्थापिका सभा चलाएगा। राजा क्या होगा, राजा रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन वो एक नाम मत रहेगा। इसी क्रांति के चरण में क्या देखा गया आप, कि जो चर्च है उसकी संपत्ति क्या कर जाती है, छीन जाती है। चर्च जो संपत्ति जमा करके रखा था क्रांति के पहले और राष्ट्रीय विकास में कोई भागीदारी नहीं थी, उसकी संपत्ति छीन लेती है और विकास के काम में लगा दिया जाता है। चौथा क्या देखा, पादरी जो थे, जिस पर निम्न जो वहाँ की जनता पर वर्चस्व था जिनका, उनके विस्तार को छीन लेता है और जनता से उनके नियंत्रण को हटा लिया जाता है। पांचवा जो इसमें देखते हैं हम लोग, जो हमारा क्या था, जो देखा गया इसमें क्रांति चरण में, कि जो हमारा ये जो हमारा सामंतवाद था, जो किसानों से जबरन टैक्स था, सामंतवाद का विरोध कर दिया लोगों ने, सामंतवाद को भी हटा दिया। ये क्रांति के चरण में देखा गया कि चर्च को समाप्त कर दिया गया, पादरी को समाप्त कर दिया गया, सामंत को समाप्त कर दिया गया। एक नया संविधान बना, एक नया व्यवस्थापिका बनी, जिसको देश चलाने की जिम्मेदारी मिली थी। ये सब हम प्रथम चरण में देखते हैं, ये सब घटनाएं घटी है, ठीक है ना। इसका मूल्यांकन करने पर क्या चलता है पता, प्रथम चरण का मूल्यांकन करते क्या चलता पता, मूल्यांकन चलता कि मध्यम वर्ग हावी है लेकिन निम्न वर्ग को अधिकार नहीं मिला है। हालांकि सामंत वर्ग की सत्ता, पादरी वर्ग को, चर्च को कमज़ोर करने का क्या प्रयास किया गया है, राजा को भी कमज़ोर करने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। उसको अब कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। यही परिवर्तन के तौर पर, मूल्यांकन के तौर पर देखा गया किस क्षण में। यहाँ देखा गया मध्यम वर्ग हावी है, प्रभावी है, भूमिका में है, लेकिन निम्न वर्ग की स्थिति अभी ज्यों का त्यों है, ठीक ना। यही अब इसमें देखा गया कि जो राष्ट्रीय सभा था, जिसका गठन किया गया था एक नई संविधान का बनाने के लिए, उस संस्था को अब क्या कर दिया गया, समाप्त किया जाता है। ये राष्ट्रीय सभा कब से चल करके 1789 से 91 चली है। 91 में क्यों समाप्त हो गई है, तो उसने कहा कि हमारा उद्देश्य था संविधान बना दिए और हमारी संस्था क्या होती है, समाप्त होती है। अब हमारी संस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा, व्यवस्थापिका लगी। यानी राष्ट्रीय सभा की जगह पर कौन अब आ गया, व्यवस्थापिका आ गया। अब वही देश के लिए अगला निर्णय लेगा, नीति बनाएगा, संविधान बनाएगा। लेकिन उसमें भी क्या दोष था कि सभी लोग उस चुनाव में भाग लेते नहीं थे।
जो लोग एक निश्चित आय देते थे वही लोग उसमें क्या लेते थे, भाग लेते थे। तो फ्रांस की क्रांति का ही लबोलुभाव है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चला है, ठीक ना। सब उसको एक बार दो बार देखना, क्योंकि यहाँ पर हम जितना समझने में समझ सकते समझना, नहीं समझोगे तो बताना, फिर से एक बार क्लास जब चलेगा रन करेगा उसको हम समझा देंगे। लेकिन हम मेन इसलिए चला रहे हैं ताकि क्लास कम से कम रन रहे, और 3 बार 4 बार सुनना, उसको समझ में आ जाएगा क्या स्थिति है। और ठीक, किताब भी पढ़ लेना इसका स्टडी, ठीक है। धन्यवाद।